चैप्टर विजिट किए, अगर करके आए हो अच्छे से तो। हाँ जी, कोई ऐसा है जो कि बिल्कुल पढ़ के ही नहीं आया फोर्थ चैप्टर? ऐसे सच सच बता दो। सब पढ़ के आए हैं? मानस, चलो एक सच बोलने वाला तो है। कहाँ तक पढ़ के आए हो? पूरे अच्छे से? तुम पढ़ के आए हो? पूरा क्लियर है चैप्टर? कोई डाउट नहीं? तो मुझे एक ही स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, वेवर टॉपिक, वो कवर करते हैं फिर आगे चलेंगे। पेज नंबर 41। हाँ जी, प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। कहते जो प्रोमिसी है वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपने राइट को वेव कर सकता है। वेव करने का मतलब कि तुमने अपना एक लीगल राइट छोड़ दिया। तुम्हारे पास लीगल राइट था किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने का, बट यू चोज नॉट टू टेक एनी एक्शन। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल, ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज की और आपके पास वारंटी है, बट आपने वारंटी ली नहीं। लेट्स से परचेज्ड अ माइक्रोवेव, उसकी 3 इयर्स की वारंटी है। अगर उसमें कोई भी पार्ट खराब होगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसे रिपेयर करवा सकती हूँ। बट आफ्टर 3 इयर्स आई थॉट के चेंज कर लेते हैं, नया ले लेते हैं। तो मैंने अपना राइट क्या कर दिया? वेव कर दिया। तो जो ओरिजिनल प्रोमिसर था उसकी ड्यूटी क्या हो गई? खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो एवरी प्रोमिसी, अब यहाँ पर मैं हूं प्रोमिसी। माइक्रोवेव जिसने सेल किया था, सेलर क्या है? प्रोमिसर। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे विद इन 3 इयर्स अगर कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं ये चूज कर सकती हूँ, कैन डिस्पेंस विद और रिमिट। डिस्पेंस मतलब मैंने खत्म कर दिया, रिमिट कर दिया, चाहे होली चाहे पार्ट में, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम। जो भी मुझे प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया था मैंने उसे डिस्पेंस कर दिया, मैंने कहा रहने दो, नहीं जरूरत है इसे करने की। और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या फिर मैंने उसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। लेट्स से उन्होंने हमें बोला था कि मैम जब भी आप रिपेयर करवाओगे विद इन 24 आवर्स हमारी कंपनी से कोई असिस्टेंट आएगा और इसे रिपेयर करके जाएगा। बट उनकी कंपनी से जो एग्जीक्यूटिव आया वो 2 दिन के बाद आया। अब मैं चाहूँ तो मैं लीगली एक्शन ले सकती हूँ क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट तो कितनी देर की थी? 24 आवर्स। बट आई थॉट लेट्स इग्नोर इट। तो मैं एक्सटेंड भी कर सकती हूँ टाइम, और may accept instead of it any satisfaction he thinks fit। जब मैं कंपनी से रिपेयर करवाने गई, कंपनी ने बोला कि मैम इतना पुराना मॉडल है, जो नए मॉडल्स हैं इससे कम कॉस्ट पे और बेटर क्वालिटी वाले आ रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप नया ले लो। और उसमें हम इसका कुछ अमाउंट एडजस्ट कर देंगे कि आपका पुराने माइक्रोवेव के बदले में हम नया माइक्रोवेव दे देते हैं, और इसे आप रिपेयर करवाने के बजाय उसमें डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो किसी भी तरीके से प्रोमिस और प्रोमिसी आपस में अग्री कर सकते हैं, जिसमें प्रोमिसर ने प्रोमिसी ने प्रोमिसर को क्या कर दिया? डिस्पेंस कर दिया, अपना राइट एक्सरसाइजिंग। इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय रिमिशन। मैंने रिमिट कर दिया, उसे छोड़ दी। क्लियर है? एक डाउट है सेक्शन नंबर 59 टू 61, वेरी इंपॉर्टेंट डाउट। सेक्शन 59 टू 61 टॉक्स अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगर किसी पर्सन ने किसी से मल्टीपल डेट लिए हैं और वो जब मल्टीपल डेट्स को पे करने जा रहा है, उसने कोई पेमेंट की विच इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द होल डेट। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दी थी कि मान लो ए ने मिस्टर बी से 3 बार लोन लिया, लोन 1, लोन 2, लोन 3।
टोटल अमाउंट है 10 लाख रुपीज। अब बी ने ए को पेमेंट की है 5 लाख की, तो ये 5 लाख कहां पे एडजस्ट करें? तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हमें बताया गया, कहां बताया गया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। जब एक पर्सन किसी को मल्टीपल डेट, सेवरल डेट्स ओ करता है एंड जो क्रेडिटर है वो पेमेंट कर रहा है, एंड जो क्रेडिटर पेमेंट कर रहा है इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स, उससे सारे डेट्स पूरे 10 लाख नहीं दिए उसने, उसने कुछ अमाउंट दिए। तो अब ये 5 लाख कहां से एडजस्ट करें, फर्स्ट लोन के साथ एडजस्ट करें या सेकंड के साथ या थर्ड के साथ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें बताया गया सेक्शन 59 टू 61। सेक्शन 59 कहता एज इंडिकेटेड बाय डेटर, जो डेटर ने बोला वही करना पड़ेगा। डेटर ने बोला कि मेरे 5 लाख रुपीज लोन 1 के साथ एडजस्ट करो, तो लोन 1 के साथ ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। जो डेटर है जरूरी नहीं बोल के ये बात बताएगा, डेटर ये बात एक्सप्रेस भी कर सकता है और सर्कमस्टांसेस से, ठीक है, इस चीज को जरूर हाईलाइट करो, ये चीज एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी। आपको याद है हमने आपकी बुक का एक क्वेश्चन किया था जिसमें कोई डेट था 2356, ऐसे राउंड राउंड फिगर नहीं थी, ठीक है, एंड सामने वाला पर्सन पेमेंट कर रहा है एग्जैक्टली 2356, तो उसके कंडक्ट से हमें पता चल रहा है कि वो स्पेसिफिकली उस डेट को क्लियर करना चाह रहा है, तो एक्सप्रेस भी कर सकता है, इम्प्लाइड भी। अगर डेटर कुछ भी ना बताए तो क्रेडिटर की मर्जी है, क्रेडिटर किसी मर्जी के साथ उसे एडजस्ट कर सकता है, बट कौन कौन सी डेट के साथ वो एडजस्ट कर सकता है? किसी भी लीगल डेट के साथ। मान लो क्रेडिटर ने कोई इलीगल गुड्स भी उसे सेल की थी, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है, सिर्फ किसके साथ एडजस्ट कर सकता है? लीगल डेट के साथ, चाहे वो डेट टाइम बार्ड है चाहे नहीं। मान लो कोई ऐसा डेट है जो कि 10 साल पुराना है, वो अब अनएनफोर्स्ड हो चुका है, अनएनफोर्सेबल हो चुका है बिकॉज ऑफ बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, उसके साथ भी एडजस्ट कर सकता है। पर डिस्प्यूटेड डेट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, अगर किसी अमाउंट का डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ नहीं कर सकता। तो 3 स्पेशल केसेस आपने ध्यान में रखने हैं, किसी भी लीगल डेट के साथ कर सकता है, चाहे टाइम बार्ड है चाहे नहीं है, पर डिस्प्यूटेड डेट के साथ नहीं कर सकता। कौन से पॉइंट के, इनमें से तीनों में से? बच्चे लेट से मैंने अपने टेनेंट के साथ, लैंडलॉर्ड के साथ अग्री किया कि मैं आपको एवरी मंथ रेंट पे करूंगी 1 लाख रुपीज एंड एवरी ईयर रेंट विल इंक्रीज बाय 10%। तो नॉर्मली चंडीगढ़ में ऐसे होता है कि जब आप कोई भी बिल्डिंग रेंट पे लेते हो आप उन्हें कमिट करते हो कि कितने टाइम के बाद रेंट इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन की वजह से रेंट की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो मैंने उन्हें कमिट किया कि एवरी ईयर 10% रेंट इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज हमने अग्रीमेंट किया था 1 जनवरी 2017 में और रेंट था 1 लाख रुपीज, तो मैंने पहले साल हमेशा 1 लाख रुपीज पे किया। 1 जनवरी 18 ऑनवर्ड्स मैंने पे किया 1,10,000। देन 1 जनवरी 19 ऑनवर्ड्स मैंने पे किया 1,21,000। देन 1 जनवरी 20 ऑनवर्ड्स मैंने नया अमाउंट पे करना था। मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था तो मैंने कहा मैं अप्रैल में पे करूंगी। जब अप्रैल में पे करना था कोविड आ गया, तो मैंने लैंडलॉर्ड को कहा कि इस टाइम पे तो लोगों को बिजनेस में सपोर्ट की जरूरत है, बहुत सारे टेनेंट्स तो छोड़ के ही जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट मुझे इतना तो सपोर्ट करो कि इस साल रेंट इंक्रीज मत करो। उसने बोला नहीं, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है हम वही करेंगे। तो लेट सपोज मैं अभी भी उनके पास ही ऑफिस में रह रही हूँ, सेम ऑफिस ही मैं यूज कर रही हूँ, पर मैं रेंट कौन सा पे कर रही हूँ? पुराना रेंट ही पे कर रही हूँ 1,21,000 में। उसके अकॉर्डिंग लीगली डेट रिकवरेबल कितना बनता है? 1,21,000 प्लस 10%। पर मैं उसे ये पे कर रही हूँ, अब वो भी मुझे हटा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको फिर भी बेनिफिट तो हो ही रहा है। साथ ही उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया कि हमारे इस पर्सन से इतने पैसे लेने बाकी हैं, ये अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये अमाउंट ड्यू है। तो ये अमाउंट क्या है? एक पार्टी के अकॉर्डिंग ये पेएबल बनती है, दूसरी पार्टी कह रही है कि कोविड के टाइम पे सबको सपोर्ट मिला कोई ना कोई, तो इस टाइम पे तो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था, कि एक्चुअली तो रेंटल्स मार्केट में डिक्रीज हुए हैं। हमने एग्रीमेंट में तो क्या लिखा था कि इन्फ्लेशन होगी, रेंट बढ़ेगा, बट इस टाइम पे हुई नहीं इन्फ्लेशन, बल्कि रेंटल डिक्रीज हुए हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं पे करूंगी। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड डेट। ठीक है, ऐसी कोई भी और चीज हो सकती है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ये रियल एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आउट। क्लियर हो गया आपका डाउट? ठीक है, छोटा सा टॉपिक करना है एजेंसी का, उसके बाद हम कोशिश करेंगे हम परफॉर्मेंस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर सकें। आज एजेंसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ एजेंट। जो
प्रिंसिपल और एजेंट है उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? एक मिनट अनमोल, मैं एंड पे आती हूँ। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है। तो सारी ड्यूटीज इसके आसपास ही घूमेंगी, राइट। चलो पढ़ो सबसे पहला पॉइंट। कहते एजेंट की ड्यूटी होती है सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर, मतलब एजेंट एक्चुअली अपना दिमाग नहीं चला सकता। प्रिंसिपल ने जो काम बोला है उसने वही काम करना है, उसने इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करना है। मान लो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, तो हर बिजनेस के कुछ कस्टम होते हैं, हर बिजनेस में कोई रिवाज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बल्क में ऑर्डर लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपको कुछ क्रेडिट टाइम मिलेगा, आपको साथ के साथ नहीं पेमेंट करनी होगी, शायद 30 डेज या 60 डेज के बाद पेमेंट करनी होगी। तो कहते हैं जो भी बिजनेस का एजेंट है, जो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। एंड अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी पर उस बिजनेस का कोई कस्टम है तो उस कस्टम को भी फॉलो करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता और प्रिंसिपल को कोई भी लॉस हो गया तो क्या ड्यूटी बनेगी एजेंट की? कंपनसेट करने को, और बेटर क्या बोल सकते हो? इंडेमनीफाई। लीगल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? इंडेमनीफाई। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर दो, ये वर्ड आ रहा है इंडेमनीफाई। तो एक ही रूल में दो रूल्स हैं एक्चुअली। पहला रूल क्या है? जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है। एंड सेकेंड रूल क्या है? कस्टम्स को फॉलो करना है। इसकी कुछ एग्जांपल सुनो, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। कहते ए ने अपना एजेंट रखा है बी को, जिस बिजनेस में ये कस्टम है कि जो भी पैसे आपके पास आएंगे आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो लोग फाइनेंस का बिजनेस करते हैं उनके लिए हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट से मैं फाइनेंस का बिजनेस करती हूँ, तो मेरे दिमाग में हर टाइम पे क्या कैलकुलेशन चल रही है कि इस पर्सन से मैंने कितना इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। जो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं वो पता है कैसे होते हैं? अगर मान लो मैं किसी को सुबह 11 बजे भी पेमेंट करने जाऊंगी, वो पूरे दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे हमारे लिए तो वेस्टेज हो गई ना। अगर आप हमें कल रात को पेमेंट कर देते, हम अब तक किसी और को दे चुके होते, हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन शुरू हो जाती। तो अगर आप किसी को 11 बजे भी पेमेंट करने जा रहे हो, बोलेगा आज का इंटरेस्ट भी हमें पे करो। वो किस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं? इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से सब कुछ सोचते हैं। तो ऐसे बिजनेस में ए ने बी को हायर किया, जहां पे कस्टम है कि जो भी पैसे आपके हाथ में पड़े हैं शाम को, आप उसे सुबह उठते ही किसी ना किसी को ब्याज पे दे दोगे, क्योंकि आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस हो गया। एंड ए भूल गया, कुछ अमाउंट उसके पास पड़ी है और उसने इंटरेस्ट पे नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? जो भी सामने वाले को लॉस हुआ उसके लिए एजेंट क्या करेगा? इंडेमनीफाई। सेकेंड केस, कहते बी एक ब्रोकर है और उसके बिजनेस में कोई गुड्स क्रेडिट पे सेल ही नहीं करता। बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि कोई भी क्रेडिट पे गुड्स सेल ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, बुक शॉप, बुक शॉप कभी भी क्रेडिट पे गुड्स सेल नहीं करती है। बुक शॉप के कस्टमर कौन है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स से पैसे लेके देने हैं, उनको थोड़ी डिस्काउंट चाहिए, क्रेडिट टाइम चाहिए। क्रेडिट पे गुड्स कौन खरीदता है? बिजनेसमैन खरीदता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टम ही नहीं है क्रेडिट पे सेल करने का, बट ए ने फिर भी किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दी, एजेंट ने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दी, और सामने वाले पर्सन के बैड डेट्स हो गए, क्या वो ये कह सकते हैं कि बैड डेट्स तो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो ही जाते हैं, कि पार्ट ऑफ बिजनेस ही है? वो बोलेगा कि तुम्हारी ड्यूटी थी मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कहता आपने तो कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं, पर ये बिजनेस का क्या है? कस्टम। इस बिजनेस में होता ही नहीं है क्रेडिट पे सामान, तो इस केस में यू विल बी लायबल फॉर द बैड डेट्स। समझ रहे हो मेरी बात? ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एजेंट की ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल। बिजनेस एक्सरसाइज करने के लिए, एजेंसी का काम करने के लिए रीजनेबल केयर मेंटेन करना, जो भी एक प्रूडेंट मैन करता, आपको उस चीज का ध्यान रखना है। उस काम को करने के लिए जो भी स्किल की रिक्वायरमेंट है आपने उस चीज का ध्यान रखना है। एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस। एजेंट कहते हैं हमेशा रीजनेबल डिलीजेंस के साथ प्रूडेंट मैन की तरह एक्ट करेगा, अपने स्किल को यूज करेगा। एंड अगर उसकी वजह से फिर भी कोई नुकसान होता है, उसके निग्लेक्ट की वजह से कोई भी नुकसान होता है, तो वो प्रिंसिपल को क्या करेगा? कंपनसेट, इंडेमनीफाई करेगा। ये सारी एग्जांपल्स रीड करो, सारी एग्जांपल्स केस स्टडी बनती है। जिसमें भी डाउट आए मुझे बताओ।
और बताओ, सब देखो फिर बताओ। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ जी, देखो पहले कहते ए एक एजेंट है, वो किसी के बिहाफ पे गुड्स को सेल कर, और उसके पास अथॉरिटी है वो क्रेडिट पे भी गुड्स को सेल कर सकता है। उसने बी को क्रेडिट पे गुड्स दे दी विदाउट मेकिंग प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरी एज टू सॉल्वेंसी ऑफ बी। उसने मार्केट में पता ही नहीं किया कि बी की रेपुटेशन कैसी है, कि इसे उधारी पे सामान देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसने कुछ नहीं पता किया। उसके पास पावर थी क्रेडिट पे देने की और उसने दे दी, पर एक्चुअली में बी ने जब गुड्स खरीदी उस टाइम पे ही बी क्या था, इंसॉल्वेंट। क्या जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा? चाहे उसके पास अथॉरिटी थी क्रेडिट पे देने की, बट ही हैज टू एक्ट एज अ मैन ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस की तरह उसने एक्ट नहीं की। ठीक है, ये थी फर्स्ट। इंश्योरेंस, ठीक है। ए एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, उसने बी को एम्प्लॉय किया कि तुम मेरी शिप का इंश्योरेंस करवाओगे। ठीक है, नेट से मैंने किसी एजेंट को बोला कि मेरी शिप जा रही है कल यूके, एंड तुमने मेरी शिप का इंश्योरेंस करवाना है। बट एंड शिप में ना कुछ यूजुअल रूल्स हैं जो कि होते ही होते हैं। जो पर्सन शिपिंग बिजनेस में है उससे पता है कि जब हम शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें ये 5-6 कंडीशन जरूर चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जिसके भी घर कार है, आपको पता है कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस ही करवाते हैं, कैशलेस इंश्योरेंस ही करवाते हैं। तो वैसे ही जो शिपिंग बिजनेस में है उसे पता है कि ये रूल्स जो कि हैं ये फॉलो होने जरूरी है। वो चेक करना ही भूल गया, उसमें वो रूल्स नहीं थे। तो कंपनी अगर शिप गुम गई, क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे? नहीं। तो क्या मैं अपने एजेंट को बोल सकती हूँ कि तुम्हारी गलती है, तुमने इंश्योरेंस देख के नहीं करवाया? यस। इस केस में जो एजेंट है वो कंपनसेट करेगा। ए एक मर्चेंट है इंग्लैंड में, उसने बी को बोला अपने एजेंट को, हु एक्सेप्ट्स द एजेंसी टू सेंड हिम 100 bales ऑफ कॉटन बाय अ सर्टेन शिप। ठीक है, तो बी इंडिया में रहता है एंड ए इंग्लैंड में रहता है। ए ने अपने एजेंट को बोला कि तुम मुझे शिप से कुछ गुड्स भेज दो, 100 bales ऑफ कॉटन भेज दो। बी के पास पावर है, वो कॉटन भेज सकता है, पर वो भूल गया। शिप टाइम पे इंग्लैंड में पहुंच गई। शिप अराइव सेफली इन द इंग्लैंड, सून आफ्टर द अराइवल द प्राइस ऑफ द कॉटन राइजेस। और इंग्लैंड में जब भी समर सीजन आएगा, तो जब ब्रिटिश लोग थे, एक्चुअली एक्ट कब बना है, 1872 में, है ना? उस टाइम पे इंडिया वाज अंडर रूल ऑफ ब्रिटिश। तो अगर वहां पे समर सीजन आ रहा है तो वहां पे इंडियन कॉटन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, मलमल कॉटन को बहुत पसंद करते थे ब्रिटिश लोग। तो वहां पे मलमल कॉटन का प्राइस लेट से 3 टाइम्स हो गया। तो ए कहता कि जो मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता था, इसकी गलती की वजह से मैं प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा सामान ही नहीं टाइम पे पहुंचा, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। तो क्या है, वो इस केस में अपने एजेंट को बोल सकता है लॉस के लिए कंपनसेट करो। तो जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकता था, वो उसे बोल सकता है मुझे इसके लिए तुम कंपनसेट करो। क्लियर हुआ है सबको? B is bound to make good to A the profit which he might have made. वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर सकता था उसे उसके लिए कंपनसेट करना है, बट नॉट एनी प्रॉफिट ही माइट हैव मेड बाय सब्सिक्वेंट सेल। गुड्स को फिर से सेल करने से जो प्रॉफिट आता, कहते वो तो तुम्हारी प्रिडिक्शन है ना। कहता मुझे लगता है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेट से जब मैंने गुड्स मंगवाई तब प्राइस था 50 रुपीज पर बेल। जब वो गुड्स पहुंची उस टाइम पे प्राइस हो गया था 120। तो उसका कितना लॉस हुआ, 70 रुपीज। कुछ टाइम के बाद प्राइस और इंक्रीज हो गया 200। तो कहते कितना हम रीइंबर्समेंट मांग सकते हैं, कितनी कंपनसेशन मांग सकते हैं? 120 एंड 50 का जो डिफरेंस है, सिर्फ इतनी कंपनसेशन मांग सकते हैं। सब्सिक्वेंट प्राइस, उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ गया, ये बेनिफिट नहीं आप ले सकते। ठीक है, इसके साथ ही आप चार्ट बनाओगे, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ड्यूटीज ऑफ एजेंट में फर्स्ट ड्यूटी है फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड
customs with reasonable care as a man of ordinary prudence. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं। कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमें भाई ड्यूटीज बताओ एजेंट की क्या है। किसी भी पॉइंट में से केस स्टडी आनी है 6 मार्क्स की, उस पर्सपेक्टिव से आपने समझना है। ये एक ही पॉइंट है जिसकी बुक में 3-4 अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल ने दी है तुमने चुपचाप वो फॉलो करनी है। अगर उसने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, उस बिजनेस करने के कोई कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स को फॉलो करना है। एंड सारा काम आपने रीजनेबल केयर, जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन करता है, उस तरीके से करना है। आगे चलें। रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट वाला है, तो तुमने एजेंट के भरोसे अपना बिजनेस छोड़ रखा है, तो एजेंट की ड्यूटी बनती है हर चीज के प्रॉपर अकाउंट्स देना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बोला कि मैंने आपका घर सेल किया है 10 CR का, पर रियलिटी में डीलर ने घर सेल किया है 12 CR का। तो मैं उससे कोई भी अकाउंट्स मांग सकती हूँ और उसे मुझे लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। एंड एजेंट कांट अर्न एनी सीक्रेट प्रॉफिट। एजेंट को फिड्यूशरी रिलेशनशिप वाला ट्रस्ट मेंटेन करना है, वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना डीलर, प्रॉपर्टी डीलर वाली, ये क्या है, एक तरह का सीक्रेट प्रॉफिट है। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस भी मैं साथ ही बता रही हूँ कि अगर एजेंट ऐसा नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, और इंडेमनीफाई द प्रिंसिपल। नहीं तो आप प्रिंसिपल को कंपनसेट करोगे, इंडेमनीफाई करोगे उसके लॉस के लिए। तो एक बार क्या हुआ, किसी पर्सन के घर में कोई पर्सन अपना घर सेल करना चाहता। लेट्स से ए ने किसी को बोला कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ। जो एजेंट है मिस्टर पी या मिस्टर अमन, एजेंट उसके घर पे विजिट करने गया, घर को चेक करने के लिए। उससे पता चला उसके घर के नीचे तो गोल्ड माइन है। प्रिंसिपल को नहीं पता है, पर एजेंट को पता चला कि जो ये प्रिंसिपल का घर है इसके नीचे तो गोल्ड माइन है, कि इस घर का तो वैल्यू ही 100 CR होना चाहिए, और इसे पता ही नहीं है। तो एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को जाके बोला कि सर मैं ही आपसे घर परचेज कर लेता हूँ, आप बताओ आप किस रेट पे परचेज करना चाहते हो। उसने बोला मार्केट प्राइस है 10 CR। उसने कहा ठीक है। उसने मार्केट प्राइस पे घर से कर लिया, घर परचेज कर लिया। तो क्या इस केस में हम कह सकते हैं एजेंट ने कोई फ्रॉड किया? यहाँ पे उसने क्या अर्न किया है। एजेंट की ड्यूटी क्या बनती है, उसने सेल्फ इंटरेस्ट से भी ज्यादा प्रिंसिपल के इंटरेस्ट का सोचना है। रिलेशनशिप भी है सर। तो एजेंट की ड्यूटी क्या बनती है कि प्रायोरिटी किसको बनाना है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को बनाना है। एजेंट की ड्यूटी बनती थी कि उसे ये चीज बताए कि सर आपके घर की वैल्यू 10 CR नहीं है, चाहे इस घर का मार्केट प्राइस 10 CR है, बट आपके घर का जो स्पेशल फीचर है उसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन और ज्यादा है। वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। सब समझ आया? ऐसे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं अभी हम। पहला पॉइंट है ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। कहते हैं अगर एजेंट प्रिंसिपल कोई भी अकाउंट्स मांग रहा है तो एजेंट की ड्यूटी बनती है वो प्रॉपर अकाउंट्स दे। अकाउंट्स देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेपर दिखा दे कि ये खर्चे हुए हैं, सारे एक्सपेंसेस का प्रूफ भी देना पड़ेगा आपको। साथ में क्या सबमिट करना है, वाउचर सबमिट करने हैं। पहले मैं 4th पॉइंट को कंटिन्यू कर रही हूँ, जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है। इससे रिलेटेड पॉइंट है नॉट टू मेक। कहते एजेंट की ड्यूटी बनती है कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप भी कैसा है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर एजेंट को ऐसी कोई भी इनकम अर्न हुई है जो कि उसकी रेम्युनरेशन से ज्यादा है, वो सीक्रेट प्रॉफिट है। प्रॉपर्टी डीलर को मैंने बोला कि मैं तुम्हें 1% कमीशन दूंगी, तो उसका राइट सिर्फ कितना बनता है, 1% कमीशन ही बनता। ठीक है, लेट्स से मैंने प्रॉपर्टी डीलर हायर किया मिस्टर कमल, एंड मैं घर परचेज कर रही हूँ, अक्षरा का। अक्षरा अपना घर सेल कर रही है, उसका भी प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर कमल है और मेरा भी प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर कमल है।
अब उसकी डबल ड्यूटी है, उसका उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरे भी बेस्ट इंटरेस्ट का सोचे कि मुझे मार्केट प्राइस पे, मुझे कम से कम रेट पे घर मिलना चाहिए। एंड उसकी अक्षरा की तरफ भी ड्यूटी है कि उसका घर किस पे सेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेट पे सेल होना चाहिए। उसने अक्षरा के साथ प्रॉमिस किया कि मैम आप मुझे 3% कमीशन दे देना, मैं आपका घर ज्यादा से ज्यादा रेट पे सेल करवा दूँ। मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ मेरे एजेंट पे कि चाहे वो हम दोनों का एजेंट है, मार्केट रेट पे ही डील होगी, मेरे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। इस चीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्रेट प्रॉफिट। एजेंट की ड्यूटी क्या है, वो सिर्फ कितना प्रॉफिट कमा सकता है एथिकली और एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जो अग्रीड रेम्यूनरेशन। अग्रीड रेम्यूनरेशन से आप जो भी ज्यादा अर्न कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। है ना सबको? एग्जाम्पल रीड करो, रीड एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। सबको क्लियर है? पूरे अच्छे से समझ आया? लास्ट, अदर ड्यूटीज। तो नॉर्मली केस स्टडी इन टॉपिक्स में से आती है, तो मैंने ये 2 पॉइंट स्पेसिफिकली मार्क करे। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कस्टम्स को फॉलो करना है, रीजनेबल केयर रखनी है, एंड सेकंड प्रॉपर अकाउंट सबमिट करने हैं, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। अदर ड्यूटीज में उसकी पहली ड्यूटी है प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन कर। प्रिंसिपल की सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना। लेट से मैं किसी इमरजेंसी में अपना घर सेल कर रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी घर सेल करना है बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन माय फैमिली। तो मेरे प्रॉपर्टी डीलर को तो ये बात पता ही है, वो चाहे तो इसकी वजह से मेरा घर मार्केट में कम रेट पे भी सेल कर सकता है, बट इट इज हिज ड्यूटी कि वो इस इन्फॉर्मेशन को क्या रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे। ठीक है? देन रीइंबर्स सम्स रिसीव। अगर एजेंट को मेरे बिहाफ पे कोई नहीं से कोई पैसे रिसीव हुए हैं, वो मुझे वो पैसे वापस करेगा। एंड लास्ट पॉइंट है नॉट टू डेलीगेट। ये वैसे आपको पता है ये रूल हमेशा नहीं होगा। अगर मैंने एजेंट को ऑथराइज कर रखा है डेलीगेट करने के लिए तब तो वो डेलीगेट कर सकता है, अदरवाइज इन जनरल सिनेरियो, जनरल केसेस, एजेंट ने अपना काम खुद ही करना है। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, हम लोगों ने कल भी पढ़ा। आई होप सब अच्छे से क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक का बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। कल हम लोग पहली क्लास लॉ की रखेंगे, परफॉर्मेंस चैप्टर के मैंने कुछ नए क्वेश्चंस करवाने थे जो आपकी बुक से एक्स्ट्रा लेटेस्ट चैप्टर्स में नए क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट एग्जाम्स में। फिर हम लोग एजेंसी कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद अकाउंट्स। अकाउंट्स का होमवर्क ग्रुप पे मैसेज कर देना। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन को अगर वन वर्ड में ही आंसर करना हो कि मेन वर्ड क्या है इसका, वो क्या होगा?
तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या डिफाइन करना है, सीक्रेट प्रॉफिट डिफाइन करना है। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, एजेंट को प्रिंसिपल की वजह से सिर्फ एक ही इनकम होनी चाहिए, अग्रीड रेम्यूनरेशन। तुम मुझसे ओवर एंड अबव कुछ भी अर्न कर रहे हो, दैट इज सीक्रेट प्रॉफिट, तो तुम उसका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो। 6th क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या होना चाहिए, नहीं डायरेक्शंस नहीं आएगा, रीजनेबल केयर। उसे क्रेडिट पे सेल करना अलाउड है और उसने क्रेडिट पे सेल कर दी, इंस्ट्रक्शन तो फॉलो की है, बट उसने रीजनेबल केयर नहीं रखी। मैं जिसे क्रेडिट पे सेल कर रही हूँ वो पर्सन क्या है, सेम आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है और सेम वही चीज 6 मार्क्स की केस स्टडी बन के आई हुई, तो इसमें रीजनेबल केयर को एक्सप्लेन करना है। दोनों का कंक्लूजन क्या है, ये तो लॉ है, दोनों में एंड में होगा क्या, इंडेमनिफाई। दोनों केसेस का एंड क्या है, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा एजेंट को फॉर द लॉस सफर्ड बाय द प्रिंसिपल। अच्छे से ड्यूटीज पढ़ के आओ, कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अनमोल में कल कंटिन्यू करती हूँ जो कि मिसिंग रह गई।